ऋषि राधिका से नज़दीकी बढ़ाना चाहता था, लेकिन आज रीना की वजह से राधिका ने उसे गलत समझ लिया था, जिससे ऋषि ने रीना को घूर कर देखते हुए कहा, तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती। यह कहकर वापस चला गया। रीना ने मुंह बनाते हुए कहा, एक तो इसकी हेल्प कर रही हूँ, ऊपर से मुझे ही सुनाकर चला गया, बदतमीज कहीं का। राधिका गौरी को अपने रूम में ले आई और उसे सोफे पर बैठाते हुए बोली, तुम्हें उन लोगों से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है गौरी। ये शहर है, यहाँ लोगों को जब तक अपना फ़ायदा नहीं दिखता तब तक यहाँ के लोग बात नहीं करते। इसीलिए यहाँ किसी से भी बात करो तो पहले 100 बार सोचा करो। पर जिज्जी व छोरो भीतर आ रो थो, मैं मना भी करी, जब भी वह मानो ही को ना, और वह छोरी तो कुछ ज़्यादा बोले से। गौरी ने राधिका को समझाते हुए कहा। राधिका गौरी के गाल पर हाथ लगाकर बोली, तुम बहुत भोली हो बहन, और यहाँ सब भोलेपन का फायदा तभी उठाते हैं। गौरी ने कुछ नहीं कहा। तभी दरवाजे पर ऋषि खड़ा हुआ। बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? गौरी ने ऋषि को घूर कर देखा। वहीं राधिका बिना किसी भाव के ऋषि को देख कर कहा, जब तक राज मल्होत्रा घर नहीं आ जाते तब तक आप अपने कमरे में ही रहे तो अच्छा होगा, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। ऋषि ने अपनी दोनों भुजाएं उचकाकर लंबे स्वर में कहा, ओके। ऋषि अपने कमरे में आकर बैठ गया। तभी उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया और सामने वाले को सुनकर बोला, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। इधर राज ऑफिस के कामों में इतना उलझा था कि न खाने का होश था और न ही राधिका का। पिछले कुछ दिनों में राज ने राधिका को ढूंढने में अपने आप को इतना व्यस्त कर दिया था कि उसे पता ही नहीं चला कि उसकी कंपनी डूबती जा रही है। अपने दादाजी और पिताजी की बनाई कंपनी और देश विदेश में चल रहे कारोबार को राज अकेला ही तो संभाल रहा है, और ऐसे में जब वो काम से दूर हुआ तो दूसरी कंपनी के लोगों ने अपने दांव खेले और राज की कंपनी को डुबोने की कगार पर ले आए। वक्त रहते राज ने देखा तो अब वो फिर से अपने काम में लग गया था और राधिका से बात नहीं करता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि काम का जो भी स्ट्रेस और गुस्सा है वो राधिका पर उतरे। इसीलिए वो चुप ही रहने लगा था। राज को राधिका पर खुद से बढ़कर भरोसा था कि वो उसे कभी धोखा तो नहीं देगी। जो भी बात होगी वो साफ शब्दों में उसे बोलती है और आगे भी बोलेगी। इसीलिए जब राज ने राधिका और ऋषि को साथ देखा तो भी उसके दिमाग में कोई सवाल नहीं आया था। राज ऋषि पर भी खुद से ज़्यादा भरोसा करता था, इसीलिए वो दोनों को इग्नोर करके चला गया था। लेकिन राधिका के दिमाग में राज का वही चेहरा घूम रहा था जो उसने ऋषि के पास होने पर देखा था। राधिका चाहती थी कि राज आए और ऋषि को उससे दूर रहने के लिए कहे, लेकिन जब राज ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा तो राधिका ने मान लिया कि वो राज के लिए कुछ भी नहीं है। आज भी राज उसे एक कॉन्ट्रैक्ट वाली लड़की ही समझता है। राधिका को ज़्यादा दुख नहीं हुआ, क्योंकि उसने राज से अभी तक कोई अपेक्षा भी नहीं रखी थी। राधिका और गौरी दोनों ही कमरे में शांत बैठी थी। तभी गौरी बोल पड़ी, जिज्जी, मैंने घर जानो से मेरा मन ना लागे उरे। राधिका ने भावशून्य आंखों से गौरी को देखकर कहा, हम मैं आज बात करती हूँ तुम्हें घर भेजने की। गौरी उठी और राधिका को अपनी बाहों में भरते हुए बोली, जिज्जी तू कितनी अच्छी क्यों सा। राधिका कुछ नहीं बोली, उसने बस गौरी के गाल पर हाथ फेर दिया। तभी सुनीता ने राधिका के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। राधिका नहीं चाहती थी कि सुनीता अंदर आए, क्योंकि वो जानती थी सुनीता फिर कुछ गलत बोलेगी जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। राधिका अब किसी से भी कोई लगाव नहीं रखती थी, लेकिन जब वो इन लोगों को यहाँ काम करते देखती तो उसका दिल दुखता है। इसीलिए वो राज से उनके बारे में बहस करती है। सुनीता बिना राधिका की राय जाने ही अंदर आ गई और जमीन पर बैठ गई। राधिका सुनीता के इस बर्ताव से हैरान सी, उसे अच्छा भी नहीं लगा।
लेकिन वो कुछ नहीं बोली। सुनीता ने राधिका को देखते हुए कहा, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई राधिका। तुम जैसा चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अब तुम इस घर की रानी और हम सब नौकर हैं। यही चाहती थी ना तुम? राधिका को अचानक से डर लगने लगा था। वो ऐसा तो कुछ भी नहीं चाहती थी जैसा कि सुनीता बोल रही थी। राधिका कुछ नहीं बोल पाई। तभी सुनीता आगे बोली, मेरी बेटी रीना के साथ ना जाने क्या क्या किया है उस राज मल्होत्रा ने। हर रात ओ सुनीता बोलते बोलते चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। राधिका अब और ज्यादा डर गई थी। इस सब का कारण उसे वो खुद ही मान रही थी। अगर वो यहाँ से नहीं जाती तो शायद राज इन सब के साथ ऐसा नहीं करता। इन सब की जिम्मेदार मैं ही हूँ। हाँ, मैं ही हूँ तो हूँ। राधिका ने अपने सिर को पकड़ लिया। उसने सुनीता से रीना वाली बात पर अपने साथ हुए अन्याय की याद आ गई और उसका सिर जोरों से दर्द करने लगा। सुनीता ने जब राधिका को देखा तो वो मुस्कुरा दी और वहां से चुपचाप निकल गई। गौरी ने राधिका के कंधे पर हाथ रखकर बार बार पूछा कि उसे क्या हुआ, लेकिन राधिका कुछ नहीं बोली। राधिका ने अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया और बुरी तरह कांपने लगी। गौरी राधिका की ये हालत देखकर डर गई और वो भागकर रोशनी के पास आकर डरते हुए बोली, ओ जिज्जी, जिज्जी। रोशनी ने जब गौरी को डरे हुए देखा तो दौड़कर राधिका के कमरे में आई और राधिका को देखकर वो समझ गई कि एक बार फिर राधिका का अतीत उसके सामने आ गया है। रोशनी ने राधिका के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन राधिका ने उसका हाथ झटक कर कहा, चले जाओ यहाँ से सब। रोशनी आगे कुछ बढ़ती उससे पहले ही राधिका ने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। रोशनी ने आगे कुछ नहीं कहा और गौरी को लेकर बाहर आ गई। उसने राधिका के कमरे को बंद कर दिया ताकि बाकी नौकर ना देखें। रोशनी ने राज के ऑफिस में फोन किया, लेकिन राज ने फोन नहीं उठाया। रोशनी लगातार फोन करती रही। आखिर में राज ने झल्ला कर फोन उठाकर कहा, कौन है? रोशनी धीरे स्वर में बोली, राज सर, राधिका को आपकी आज आपकी ज़रूरत है। उसे अकेला मत छोड़िए प्लीज़, वरना एक बार फिर आप उसे खो देंगे। रोशनी ने फ़ोन रख दिया तो राज ने अपना फ़ोन और गाड़ी की चाबी उठाकर घर के लिए निकल गया। राज जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी घर आ गया। राज जैसे ही घर में आया उसको झटका सा लगा। उसे लगा जैसे उसे इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए था। राज के पैर दरवाजे पर ही रुक गए जब उसने अपने कमरे में ऋषि को जाते हुए देखा। ऋषि को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो राधिका के लिए पानी लेकर गया हो। शायद उसने राधिका को संभाल लिया था। राज ने अपनी मुट्ठियों को बंद कर लिया और आगे बढ़ गया। रोशनी किचन से बाहर आई तो उसने राज को खाली आंखों से देखा। राज को कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। वो आगे बढ़ गया और अपने रूम में आ गया। यहाँ राधिका बेड के एक किनारे जमीन पर बैठी थी और ऋषि उससे थोड़ी दूरी पर ही उकड़ू बैठकर उसकी ओर पानी का गिलास बढ़ाए हुए था। लेकिन राधिका ने ऋषि को एक नज़र नहीं देखा। राज आगे बढ़ा और बोला, ऋषि, तू यहाँ क्या कर रहा है? ऋषि ने जब राज को देखा तो उठ गया और पानी के गिलास को टेबल पर रखते हुए बोला, राज, तू राधिका जी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता है। मैं अभी आया तो रोशनी से मुझे पता चला कि उनको कुछ हुआ है। तभी मैं यहाँ आया, देखा तो पता चला कि ये रो रही हैं। मुझे नहीं पता ये क्यों रो रही हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा यार। प्लीज संभाल कर रखा कर इनको। राज को ऋषि का ये अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने कहा, तू अपने कमरे में जा। ये मेरी पत्नी है और मैं इसका ध्यान रखता हूँ कि नहीं, ये तुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऋषि ने कंधे उचका दिए और वहाँ से चला गया। राधिका, जिसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था, उसने अभी भी अपने सिर को पैरों पर रखा हुआ था। उसकी आंखें तो खुली थी, लेकिन
हिम्मत बिल्कुल नहीं थी कि वो उठकर अपनी सफाई में कुछ कह सके। राज राधिका के सामने आया तो राधिका ने अपनी पलक झपकाई और चेहरा दूसरी ओर करके बैठ गई। राज भी राधिका के साथ ही जमीन पर बैठ गया और राधिका की ओर देखते हुए बोला, मुझे माफ़ कर देना राधिका, मैं काम में इतना उलझ गया था कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा। मैं भूल गया था कि अब मुझ पर तुम्हारी भी ज़िम्मेदारी है। आई एम सॉरी। राज ने बिना राधिका के जवाब की अपेक्षा किया ही कहा था। राज को हमेशा की तरह ही लगा था कि राधिका कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन इस बार राधिका ने दूसरी ओर मुंह किए ही उदास आवाज में कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे तो आदत है हर रोज मरने की। यहाँ से जाने के बाद सोचा था अब जिंदगी में कोई भी गम नहीं आएगा, लेकिन मैं भूल गई थी कि गम से तो मेरा जन्मों का रिश्ता है। राज ने राधिका के कंधे पर हाथ रखा तो राधिका ने झट से राज को देखा। राज ने राधिका की आंखों में देखकर कहा, पर अब कोई गम मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं आने दूंगा, क्योंकि अब तुम राज मल्होत्रा के दिल में हो। दादाजी के बाद सिर्फ तुम ही हो जिसके लिए मैं फिक्रमंद हूँ। राधिका कुछ नहीं बोली, वो बस राज को देखती रही। तो राज ने आगे कहा, राधिका यकीन करो, मैं तुम्हें कभी भी कोई दुख नहीं दूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। बस तुम एक बार मुझ पर भरोसा कर लो। राधिका राज के इस रूप को देखकर हैरान सी थी। उसके मुंह से सिर्फ हम निकाला और आगे वो कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी राज पर यकीन करना चाहती थी। एक ऐसा सच जो दादाजी से उसने सुना था। उसके बाद तो वो राज को ही अपना सब कुछ मानने वाली थी, इसीलिए वो अब राज पर भरोसा करने की कोशिश करना चाहती थी। राज ने राधिका को अपने बाहों के घेरे में लिया और उसे वहां से उठाकर बेड पर बैठाकर बोला, अपना ध्यान रखा करो प्लीज़, अपने लिए नहीं तो मेरे लिए ही रख लिया करो। मैं बिजनेस क्राइसिस से गुजर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा वक्त नहीं दे पा रहा हूँ। राज और राधिका के बीच एक अनजाने और अनचाहे एहसास पनप रहे थे, लेकिन ये भी बहुत से लोगों को बर्दाश्त नहीं थे। राज ने राधिका को बेड पर बैठा कर कहा, राधिका, मैंने जब से होश संभाला है तब से मैंने सिर्फ काम करना सीखा है। अकेले ही दादाजी को संभाला है और अकेले ही अपनी कंपनी को भी। रिश्ते, प्यार, कद्र, केयर, इन शब्दों से मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। दादाजी को भी मैंने नौकरों के भरोसे ही छोड़ा है, लेकिन वो मेरे दिल में है, इसीलिए आज भी वो मेरे पास है। आज मैं ये सब कुछ, ये रिश्ते, ये प्यार, ये अपनापन, ये दुनिया में जो भी है, वो सब सीखना चाहता हूँ तुम्हारे लिए। प्लीज़, क्या तुम मुझे सिखाओगी? राज कहते कहते घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और राधिका के हाथों को अपने हाथों में लेकर उन्हें जोड़ दिया। राधिका अपने गम को भूलकर राज को अपनाना चाहती थी, लेकिन तभी उसने झट से राज के हाथों को अपने हाथों से छुड़ा लिया और राज को दूर करके बोली, नहीं राज, तुम मुझे जिस काम के लिए लाए थे, मुझे वही काम करवाओ, ज़्यादा उम्मीद मत लगाओ मुझसे। मैं किसी की भी प्रेमिका या पत्नी बनने के लायक नहीं हूँ। राज ने राधिका की हथेली को अपने हाथ में लेकर कहा, ऐसा मत बोलो प्लीज़। जब तुम अपने आप को बुरा भला कहती हो तो दर्द और तकलीफ मुझे होती है। एक बार मेरी नज़र से देखो खुद को। राधिका राज से कुछ नहीं बोली, लेकिन वो राज की आंखों में देखकर मन ही मन बोली, जिस दिन तुम मेरा सच जान जाओगे उसी दिन तुम खुद मुझे छोड़ दोगे। यकीनन कोई ऐसी लड़की को अपने घर की इज्जत क्यों बनाएगी जिसका रेप हो चुका हो, जो अंदर से टूट चुकी हो, और इस घर की इज्जत बनने के लायक तो मैं कभी नहीं बन सकती। यही सब सोचते सोचते राधिका ने राज से अपना हाथ छुड़ाया और मुंह फेर कर बोली, राज, मुझे कुछ भी करने के लिए मजबूर मत करो प्लीज़। इस बार राधिका ने राज को राज ही बुलाया था, न कि राज मल्होत्रा,
और न ही राधिका ने वो पहले वाली टोन उसने की थी, जिससे राज पिघल गया और वहीं बैठकर बोला, अगर तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तो चली जाओ। राधिका ने राज को देखा तो नहीं, लेकिन वो उसकी आवाज़ में उदासी महसूस कर सकती थी। इसीलिए राधिका बोली, तुम चिंता मत करो, जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहने वाली तुम्हारी अमानत तुम्हें दे कर जाऊंगी। राज कुछ नहीं बोला तो वो थका सा उठा और बाहर की ओर चल पड़ा। राज आज और राधिका के सामने पूरी तरह से हार चुका था। उसकी तमाम कोशिशें नाकाम ही दिखाई दे रही थी। रिश्तों की समझ तो उसे नहीं थी, इसीलिए वो अंदर ही अंदर टूट गया। राधिका राज को देखकर समझ गई थी उसकी बातों का बहुत बुरा असर हुआ है राज पर, लेकिन अपनी किस्मत को राज के साथ जोड़कर राज की किस्मत को खराब नहीं करना चाहती थी। राज के साथ खुद को जोड़ना उसे तकलीफ देता है। वो खुद को राज के काबिल समझती ही नहीं है। इसीलिए राधिका ने मन ही मन कहा, मुझे माफ़ करना, मेरा इरादा तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था, लेकिन आज ये करना ज़रूरी था। राज बाहर आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। ऋषि और रोशनी दोनों बेसब्री से बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। राज के आते ही दोनों उसका मुंह ताकने लगे, लेकिन राज के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। ऋषि ने राज के कंधे पर हाथ रख कर कहा, क्या हुआ? राधिका जी ठीक है ना? राज कुछ कहता उससे पहले ही एक आदमी दौड़ता हुआ आया और हाँफते हुए बोला, सर वो बाहर दादी बुआ। आदमी के इतना कहते ही राज और ऋषि दोनों एक साथ बोल पड़े, क्या दादी बुआ? यहाँ आदमी ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई तो राज ने अपना सिर पकड़ लिया और बोला, पहले क्या कम परेशानियाँ थी जो अब ये आ गई हैं? रोशनी दोनों लड़कों को हैरानी से देखते हुए बोली, ये दादी बुआ कौन है? ऋषि, दादी बुआ ये दादाजी की बहन है, लंदन में रहती हैं, साल में 1 महीना अपने भाई के पास रह कर जाती हैं। जैसा कि राज ने मुझे बताया था, ये बहुत ही ज़्यादा खड़ूस प्रजाति की प्राणी है। इनको सब कुछ सलीके से और ठीक वक्त पर चाहिए होता है, ना 1 सेकंड ज़्यादा ना 1 सेकंड कम। अगर किसी ने थोड़ा सा भी वक्त ऊपर नीचे किया तो ये उसकी खटिया खड़ी कर देती हैं। रोशनी ऋषि की बातें सुनकर बोली, आप तो विदेश में रहते हैं ना, तो फिर यहाँ की भाषा इतने अच्छे से कैसे बोल लेते हैं? ऋषि ने मुस्कुरा कर कहा, मैं यहीं का हूँ, मेरे घर में भी ज़्यादातर लोग इंडिया के ही हैं, इसीलिए मुझे ये लैंग्वेज बहुत अच्छी तरह से आती है। खैर अभी ये बातें नहीं करनी, दादी बुआ पर फोकस करना है। रोशनी ने हामी भरी। तभी एक मोटी सी छोटी सी वृद्ध औरत दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उसने जीन्स और ऊपर एक ढीला सा वाइट टॉप पहना था। जीन्स उसकी टांगों में फंसी हुई थी, जिसे देखकर रोशनी की आंखें फटी रह गई। वृद्ध औरत के चेहरे पर बहुत सारा मेकअप लगाया था। होंठ बिल्कुल लाल और बाल जो उसके कंधे तक थे, वो खुले हुए और हवा में लहरा रहे थे। साथ ही उसके आंखों पर धूप का चश्मा पहना था। हाथ में सुंदर सा पर्स था। ऋषि और राज दोनों दरवाजे पर गए और वृद्ध औरत के पैरों की ओर झुकने लगे। तभी वो बोली, हे हैंडसम बॉयज, मैं तुम दोनों को कितनी बार कहा है, पैर मत छुआ करो मेरे, मैं कोई बुढ़ी थोड़ी हूँ। ऋषि हंस दिया। वहीं राज हल्का सा मुस्कुरा दिया। तभी वृद्ध औरत बोली, हे राज, तुम्हारे चेहरे पर उदासी किस बात की है? मीनू उर्फ मीनाक्षी के होते हुए यहाँ कोई उदास रह सकता है भला? बता क्या बात है? राज कुछ नहीं दा और आज राज दादी बोलने वाला था कि तभी मीनू ने उसे आंखें दिखाई तो राज दादी शब्द राज के मुंह में ही रह गया। कुछ देर रुक कर राज बोला, कुछ नहीं, बस वो काम का प्रेशर ज़्यादा है आजकल। मीनू ने राज और ऋषि दोनों को धक्का दिया और अंदर आते हुए बोली, मुझे तुम दोनों का इरादा समझ आ गया। दरवाजे से ही भगाना चाहते थे ना, लेकिन मैं भी तुम दोनों की दादी हूँ। मीनू ने अपना पर्स सोफे पर रखा और सोफे पर टहलते हुए बोली,
अरे अब अंदर भी आ जाओ, मीनू ने रोशनी की ओर देखते हुए कहा। राज, इस लड़की से शादी की है तूने? बहुत खूबसूरत है। ऋषि, राज और रोशनी तीनों को एक दूसरे का मुंह ताकते ताकने लगे। तभी रोशनी बोली, नहीं नहीं दादी जी, मैं तो रोशनी। अपनी बात कहती उससे पहले ही मीनू बोली, मुझे दादी जी शब्द से बहुत नफरत है। सब मुझे मीनू बुलाते हैं, तो तुम भी मीनू बुलाया करो, समझी? रोशनी ने राज की ओर देखा तो राज ने पलक झपका दी। रोशनी ने हामी भरी और बोली, ओ मैं यहाँ काम करती हूँ, आपकी बहू तो कमरे में है। रोशनी ने राधिका के कमरे की ओर इशारा करके बताया, तो फिर तू यहाँ क्या कर रही है? जा जाकर चाय बना कर ला सबके लिए, मीनू ने थोड़ा सख्त होते हुए कहा। रोशनी चली गई तो मीनू ने राज की ओर देखा। तभी राज दौड़ता हुआ रूम की ओर चला गया। मीनू और ऋषि दोनों मुस्कुरा दिए। राज मीनू के इशारे को समझ गया था। मीनू चाहती थी कि राज की दुल्हन उसके सामने आए, इसीलिए वो बिना कुछ बोले ही राज को समझा चुकी थी। राज भी उनकी बात समझ गया और अपने कमरे में आ गया। इधर राधिका अभी उठी ही थी कि वो खुद को ठीक कर रही थी ताकि बाहर के लोग उसे ऐसे हाल में ना देख सके। राधिका ने सादा कुर्ता और सलवार पहनी हुई थी, साथ ही उसके गले में दुपट्टा था जो हमेशा से ही रहता था। राधिका ने राज को आते हुए देखा, लेकिन फिर वो अपना दुपट्टा सही करने लगी। तभी राज हड़बड़ी में बोला, राधिका राधिका, तुम्हें अभी और इसी वक्त तैयार होना पड़ेगा, साड़ी पहन लो जल्दी से। राधिका हैरानी से राज को देखने लगी तो राज आगे बोला, यह ऐसे देखने का वक्त नहीं है राधिका। राज वार्डरोब की ओर बढ़ गया और उसे खोलते हुए बोला, अगर वो सोनामी यहाँ आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। राधिका ने धीरे से कहा, सोनामी? ये कौन है? राज ने वार्डरोब में एक एक साड़ी पर हाथ डालते हुए बोला, वो सब बाद में बता दूंगा, अभी तुम ये साड़ी पहन लो। राज ने एक रेड कलर की साड़ी निकाल कर राधिका की ओर करके देखा, फिर आगे बोला, हाँ इसमें तुम क्यूट लगोगी। राधिका अब और ज़्यादा हैरान थी। राज तो हमेशा से मॉडर्न है, वह तो गाउन और वन पीस वाले कपड़े सेलेक्ट करता है, लेकिन आज उसे साड़ी पहनने के लिए बोल रहा है। आज लग रहा था कि राज कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा था, बल्कि वह रिक्वेस्ट कर रहा था, मानो अगर साड़ी राधिका ने जल्दी से यह नहीं किया तो उसकी शामत आ जाएगी। राज ने राधिका के कंधे पर हाथ रखा और बोला, अभी सोचने का टाइम नहीं है, प्लीज़ पहन लो इसे। राधिका ने भी हाँ में गर्दन हिलाई और साड़ी लेकर जाने लगी तो राज बोला, रुको। राज एक बार फिर वार्डरोब की ओर गया और उसमें से ब्लाउज और कुछ सामान निकाल कर राधिका की ओर बढ़ाते हुए बोला, और थोड़ा जल्दी करना प्लीज़, मैं ज़्यादा देर तक उन्हें रोक नहीं पाऊंगा। राधिका ने राज के हाथ से सामान लिया और राज को बाहर जाने का इशारा किया। राज मुड़ा तो राधिका बोली, दरवाजे को ठीक से बंद करके जाना, कोई आने ना पाए। राज चलते हुए बोला, हाँ कोई नहीं आएगा, पर तुम जल्दी करना। राज बाहर चला गया तो राधिका ने अपने कंधे उचका के और साड़ी को बांधने लगी। राज बाहर आकर मीनू जी के सामने सोफे पर बैठते हुए बोला, बस थोड़ी देर में आ रही है, तब तक आप फ्रेश हो जाइए और चाय पीजिए। मीनू ने हामी भरी और गेस्ट रूम में न जाकर एक दूसरे रूम में चली गई। रीना और सुनीता दोनों एक कोने में खड़ी चुपचाप ये सब देख रही थी। सुनीता ने धीरे से कहा, अब समझ आया इस कमरे की सफाई रोज क्यों होती है। इस लंदन वाली बुढ़िया के लिए होगा। नखरे तो देखो बुढ़िया के। रीना, पैसा पास हो तो नखरे तो आ ही जाते हैं। जब आपके पास पैसा था तब आप क्या कम नखरे करती थी? सुनीता ने मुंह बनाया और रीना को डांटते हुए बोली, जा जा देख कर तेरे पापा ने गाड़ियां धोई हैं कि नहीं, या अभी तक घिस रहे हैं उन्हें। पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा ऐसे लानत भरी जिंदगी से। रीना मुंह बना और वहां से चली गई। सुनीता एक बार फिर राज और ऋषि की ओर
ने को मुड़ी तो सामने राज को खड़ा हुआ पाया। राज ने गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम यहाँ की नौकरानी हो, मालकिन नहीं। जाओ, जाकर किचन में रोशनी का हाथ बटाओ। और हाँ, कल से अपने पति के साथ गाड़ियाँ और बाहर की सफाई करने का काम तुम्हारा भी है, और तुम्हारी बेटी का भी। राज इतना कहकर चला गया तो सुनीता गुस्से का घूंट पी कर रह गई, लेकिन उसने मन में ठान लिया कि अब वो राज और राधिका को कभी खुश नहीं रहने देगी। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।